Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video based on aerodynamics, that is module 8. So this time I will be making video series based on submodule 8.4, that is stability and dynamics. Okay, so here I will be talking about what is longitudinal stability, directional stability and lateral stability. So that is why I'm going to prepare several videos, because in one video I cannot cover all these three topics. So watch all my videos based on this subtopic, as I am going to cover maximum DGCA question based on this particular topic. So watch video till the end to ensure that you have not missed anything. So let's get started. So guys, इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी की, द वेरी फर्स्ट स्टेबिलिटी आउट ऑफ द थ्री, दैट इज़ लेटरल एंड डायरेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल. सो इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, और जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है. अलॉन्ग विद द डायनामिक अगर मैं बात करूँ तो स्टेबिलिटी क्या है, इक्विलिब्रियम में आना एयरक्राफ्ट का वापस, और विद रिड्यूस ऑसिलेशन, तभी हम लोग बोलते हैं कि वो स्टेबल भी है, स्टैटिक स्टेबल भी है और डायनेमिक स्टेबल भी है. तो यही चीज़ पे हम लोग कई सारे पॉइंट्स देखेंगे. तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो यू विल गेट बेटर आइडिया of this particular stability. Also I am going to tell you what type of question they are asking based on this particular stability. बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी एक्चुअली क्या है. ठीक है, तो पहले आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी को दिखा रखा है. तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी इज द स्टेबिलिटी अबाउट द लेटरल एक्सिस. लेटरल एक्सिस के अबाउट जो मुझे स्टेबिलिटी मिलती है वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी. इस स्टेबिलिटी में हम लोग पिच अप और पिच डाउन की बात करते हैं, नोज़ अप नोज़ डाउन की बात करते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी. तो देखा जाए तो यही आपका पहला क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं डीजीसीए में इस स्लाइड से ये चीज़ें पूछी जाती है आपसे. पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी क्या इंडिकेट करती है, ये बताती है कि सीपी का पोजीशन सीजी से जस्ट बिहाइंड होता है, सीजी के बाद ही सीपी का पोजीशन होता है. यानी कि लिफ्ट फोर्स जो है वो वेट फोर्स के पीछे एक्ट करता है, रियरवर्ड. ये आपसे पूछा जाता है. तो पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी के लिए सीपी शुड बी बिहाइंड ऑफ सीजी. ठीक है, अब सी पी सी जी की वजह से एक मोमेंट क्रिएट होता है दोस्तों. ठीक है, कुछ इस तरीके से मोमेंट. ठीक है, ये मोमेंट से मतलब क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो लिफ्ट एक सी पी पे एक्ट होने वाला फोर्स है और सी जी पे आपका वेट एक्ट होता है. तो सी पी सी जी के बीच में एक डिस्टेंस है, इस यानी कि ये लिफ्ट फोर्स इनटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिफ्ट इनटू डिस्टेंस, ठीक है, विल गिव यू वन मोमेंट. तो इस मोमेंट को ही हम लोग बात करते हैं वो नोज अप है या नोज डाउन है. तो आप देख सकते हैं इस केस में जो मोमेंट है वो नोज डाउन पिचिंग मोमेंट मिलता है, कुछ इस तरीके से मोमेंट मिलता है. ठीक है, अब ये नोज डाउन पिचिंग मोमेंट ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास एक टेल फोर्स भी हम लोगों को लेके रखना पड़ता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र पे एक फोर्स हमें क्रिएट करना पड़ता है. तो उसमें क्या होता है, वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो सी जी से इसका डिस्टेंस देखा जाता है, एंड ये फोर्स भी एक तरीके से लिफ्ट ही है. तो ये इसकी वैल्यू बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू दिस लिफ्ट. तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इनटू ये डिस्टेंस हमको एक नोज अप मूवमेंट देती है. तो इस तरीके से हम लोग एयरक्राफ्ट को बैलेंस बना के चलते हैं. इस पे मैंने कई सारी स्लाइड्स बनाई है, हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे किस वजह से ये टेल फोर्स बढ़ता है या कम होता है. ये हम लोग अभी देखेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में. फिलहाल पहले स्लाइड पे मैंने बताया पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी के लिए सी पी शुड बी बिहाइंड ऑफ सी जी. नेगेटिव लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी के लिए आपका सी पी शुड बी अहेड ऑफ द सी जी. एंड न्यूट्रल के केस में आपका सी पी शुड बी एट द सेम पोजिशन ऑफ द सी जी. तो सी पी सी जी जब एक पॉइंट पे ही है तो आपका कहलाएगा नेगेटिव लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी न्यूट्रल लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी. और सी पी हमारा अगर सी जी के पीछे है तो पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, सी पी हमारा सी जी के आगे है तो हमारा नेगेटिव लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी. आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी क्या है, इट इज़ अ क्वालिटी दैट मेक्स
एन एयरक्राफ्ट स्टेबल अबाउट लेटरल एक्सिस, तो आपको ये बात याद रखनी है, लेटरल एक्सिस के अबाउट हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी होता है। इट इन्वॉल्व्स द पिचिंग मोशन, कौन सा, पिचिंग, पिच अप पिच डाउन हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी में बात करते हैं। नोज मूव अप एंड नोज मूव डाउन, तो पिच अप पिच डाउन हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी में काउंट किया जाता है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी हमने बोला लेटरल एक्सिस के अबाउट है, और स्टेबल मतलब क्या है, हमने बोला कि हमारा एयरक्राफ्ट क्या होगा, वापस से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। अगर कोई एयरक्राफ्ट लॉन्गिट्यूडनली अनस्टेबल है, तो अगर आपने क्लाइंब या डाइव पोजीशन में एयरक्राफ्ट को रखा, तो एयरक्राफ्ट अगर स्टेबल होगा तो वापस आ जाना चाहिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। बट ऐसे में क्या होगा, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल अनस्टेबल है तो वो कंटिन्यूसली डाइव एंगल या क्लाइंब एंगल को बढ़ाता जाएगा और वो स्टॉल पोजीशन में चला जाएगा या फिर डीप स्टॉल में चला जाएगा या स्टीप डाइव स्टीप क्लाइंब में चला जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल इनस्टेबिलिटी की बात करूँ तो इस केस में डेंजरस होता है फ्लाई करना, और एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट पड़ता है। सो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे, तो उसी स्लाइड का यहाँ पे समरी है। स्टेबिलिटी ऑफ एन एयरप्लेन अबाउट द लेटरल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, इफ द एयरप्लेन इज पुट इनटू द डाइव और क्लाइंब देन द कंट्रोल इज रिलीज, द एयरप्लेन शुड रिटर्न टू द लेवल फ्लाइट ऑटोमेटिकली, उसे आना चाहिए लेवल फ्लाइट में। ठीक है, बट अगर नहीं आता है किसी वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मतलब लॉन्गिट्यूडनल वो मतलब एयरक्राफ्ट लॉन्गिट्यूडनली अनस्टेबल है। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ द एयरप्लेन डज नॉट हैव लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, मतलब लॉन्गिट्यूडनली अनस्टेबल है अगर एयरक्राफ्ट, तो उस केस में क्या होगा, इट मे इंक्रीज द एंगल ऑफ डाइव आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन अ डाइव, और इट मे ऑसिलेट थ्रू अ सीरीज ऑफ डाइव एंड क्लाइंब अनलेस कंट्रोल बाय द पायलट, जब तक पायलट कंट्रोल ना करे। ये इंडिकेट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली इनस्टेबिलिटी। तो स्टेबल है एयरक्राफ्ट तो क्या करेगा, वो वापस से अपने लेवल फ्लाइट में आ जाएगा और खुद से। लेकिन अगर वो इनस्टेबल है, लॉन्गिट्यूडनल इनस्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो वो क्लाइंब एंगल या डाइव एंगल को और बढ़ाता जाएगा, और वो हो सकता है डीप स्टॉल में या स्टीप डाइव में चला जाए। नाउ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी को हम, स्वीप बैक, वॉश आउट, चेंज इन विंग सेक्शन टूवर्ड्स द टिप, यानी कि विंग टिप पे अगर मॉडिफिकेशन करें तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और रिफ्लेक्स कर्वेचर एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द विंग, यानी कि विंग का जो ट्रेलिंग एज है वहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्स कर्वेचर प्रोवाइड कर देते हैं एरोफॉइल में, यानी कि एरोफॉइल के रिफ्लेक्स कर्वेचर की बात कर रहा है, तो विंग सेक्शन में नंबर ऑफ एरोफॉइल लगे हुए हैं। तो ये चारों आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछे जाते हैं पेपर में कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपन, स्वीप बैक फीचर से, वॉश आउट से, चेंज इन विंग सेक्शन यानी विंग टिप मॉडिफिकेशन से, या फिर ट्रेलिंग एज मॉडिफिकेशन से। ट्रेलिंग एज मॉडिफिकेशन में रिफ्लेक्स कर्वेचर वर्ड आपको याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कौन से फैक्टर पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जनरली डिपेंड करती है, वो है सीजी पोजीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन डीजीसीए में। ठीक है, पिचिंग मूवमेंट ऑन द मेन प्लेन, पिचिंग मूवमेंट ऑन द फ्यूजलेज एंड टेल पेन और उसका एरिया एंड साइज, यहाँ पे टेल पेन का एरिया साइज दोनों पे बात की जाती है। तो अब ये स्लाइड मेजर इंपॉर्टेंट है। पहला सीजी का पोजीशन, तो यहाँ पे ये पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, आपका आंसर है सीजी। ऑप्शन में और भी होते हैं बट आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीजी पोजिशन। सीजी पोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी। ठीक है, ना ही ये ज़्यादा दूर होना चाहिए, ना ही ये पॉइंट ज़्यादा पास होना चाहिए, मतलब इट्स आपको ये लिवरेज देखना पड़ता है। ठीक है, अब इसी सीजी पोजीशन से आपका टेल का लोकेशन भी देखा जाएगा, टेल प्लेन का, और इसी सीजी पोजीशन से हम लोग विंग का लोकेशन भी देखते हैं। फिर पिचिंग मूवमेंट ऑन द मेन प्लेन और पिचिंग मूवमेंट ऑन द फ्यूजलेज, ये दोनों इंडिविजुअली इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। मेन प्लेन यानी कि विंग की बात कर रहा है, फ्यूजलेज की बात कर रहा है, तो दोनों इंडिविजुअली देखा जाए तो इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। टेल प्लेन हमारा स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंसिंग मतलब स्टेबलाइजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। टेल प्लेन का एरिया और किस एंगल पे इसको सेट किया गया है, इसका आस्पेक्ट रेशियो क्या है, और ये कितनी डिस्टेंस पे है सीजी से। तो सीजी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो गया, तो सीजी से टेल प्लेन कितनी डिस्टेंस पे लोकेट किया हुआ है ये भी मैटर करेगा। टेल प्लेन का एरिया क्या है, कितने एंगल पे उसको सेट किया है, उसका आस्पेक्ट रेशियो क्या है, ये सब कुछ मैटर करता है लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी के लिए। बढ़ते हैं आगे। नाउ यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कैसे ऑसिलेशंस हमारे रिड्यूस हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं पहले इस स्लाइड पे, आप पहले ये डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी
प्रोवाइड की हुई है मैंने एयरक्राफ्ट को। क्या किया है, सीपी को सीजी के पीछे रखा है और इनको बैलेंस करने के लिए टेल फोर्स भी लगाया हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर लगाया हुआ है। अब देखते हैं पॉइंट क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, मोस्ट एयरक्राफ्ट आर डिजाइन सो दैट द विंग सी एल इज टू रियर ऑफ द सी जी। सी पी यानी कि सी जी के, सी एल सी पी पे एक्ट करता है, लिफ्ट एक्टिंग पॉइंट इज द सी पी, तो इसीलिए मैं सी पी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। दिस मेक द एयरक्राफ्ट नोज हैवी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमेंट कैसा क्रिएट होगा, नोज डाउन। अगर ये फोर्स मैं बोलता हूँ नहीं है फिलहाल, तो मैं बोलता हूँ सीपी और सीजी के बीच में जो मोमेंट क्रिएट होगा वो नोज डाउन पिचिंग मोमेंट होगा। सी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मैंने अभी बताया मोमेंट बनेगा नोज डाउन। तो ये नोज हैवी केस हो गया, तो इसीलिए स्लाइट मुझे छोटा सा यानी कि हल्का सा यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स देना होगा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में, ताकि ये बैलेंस रहे, ये कंप्लीटली नोज डाउन ना हो, मतलब नोज डाउन मोमेंट ना मिले, नोज डाउन नोज अप एक दूसरे से बैलेंस करें। इसलिए मुझे एक हल्का सा स्टेबलाइजिंग मोमेंट स्टेबलाइजर्स के थ्रू देना पड़ेगा। कंपनसेशन फॉर दिस नोज हैवीनेस इज प्रोवाइडेड बाय सेटिंग द हॉरिजॉन्टल। अभी कैसे करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को एक नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक पे रख देते हैं। जब हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक पे होगा तो वो एक डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा, उसका सीजी से डिस्टेंस देखा जाएगा और वो प्रोवाइड करेगा हमें नोज अप टेंडेंसी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, दिस इज व्हाट द लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी। द डाउनवर्ड फोर्स दस प्रोड्यूस होल्ड द टेल डाउन, काउंटर बैलेंसिंग द हैवी नोज। इसी को अब कंटिन्यू करते स्लाइड को। तो इस स्लाइड पे अपन ने बात की कि जो सी पी सी जी का अरेंजमेंट है वो नोज डाउन पिचिंग मूवमेंट देता है लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी के केस में, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा टेल फोर्स भी क्रिएट किया जाता है। तो ये कैसे करते हैं हम लोग, स्टेबलाइजर को हम लोग, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को हम लोग क्या करते हैं, एक नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक पे प्लेस कर देते हैं ताकि वो एक डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करे और उसका जो मोमेंट हो वो नोज अप टेंडेंसी अपने को प्रोवाइड करे। आगे बढ़ते हैं। इवन दो द स्टेबलाइजर मे बी लेवल व्हेन द एयरक्राफ्ट इज इन लेवल फ्लाइट। अब क्या होगा, हो मतलब अपन कहते हैं कि स्टेबलाइजर मे बी लेवल ही हो, ठीक है, मतलब किसी एंगल पे ना रखा है, तो एयरक्राफ्ट लेवल फ्लाइट में होने के बावजूद भी क्या है, वहाँ डाउन वॉश तो आएगा ही आएगा। डाउन वॉश हमारा जो क्रिएट होता है सर्टेन एंगल ऑफ अटैक, तो यहाँ डाउन वॉश जो आएगा वो डाउन वॉश हमारा विंग से जाएगा टेल प्लेन पे। डाउन वॉश क्या जाएगा, विंग से टेल प्लेन पे, टेल प्लेन यानी कि स्टेबलाइजर पे। अगर वो स्टेबलाइजर पे जाएगा तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा स्टेबलाइजर पे, तो वो एक डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, अब डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा यानी कि यहाँ पे बैलेंस धीरे धीरे होता रहेगा एयरक्राफ्ट का। जितने तेज एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा, फास्टर द एयरक्राफ्ट विल फ्लाई फास्ट, ग्रेटर विल बी द डाउन वॉश एंड ग्रेटर विल बी द डाउनवर्ड फोर्स, उतना ही ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स होगा। इससे क्या चेंज आएगा ये अभी हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। बट यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इन एयरक्राफ्ट विथ फिक्स पोजीशन हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। जिन एयरक्राफ्ट में फिक्स पोजीशन हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है, मतलब वी कैन नॉट चेंज द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर इस तरीके से स्टेबलाइजर को सेट करते हैं, इस एंगल पे सेट करते हैं कि वो स्टेबल है, लॉन्गिट्यूडनली स्टेबल रहे। कौन सी कंडीशन में, क्रूजिंग स्पीड पे, डिज़ाइन क्रूजिंग स्पीड एंड पावर सेटिंग पे। यानी कि अगर फिक्स पोजीशन हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है तो डिज़ाइनर उसे इस एंगल पे सेट करते हैं ताकि वो लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता रहे विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग द फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का कंटिन्यूशन देखते हैं कि जैसे एयरक्राफ्ट तेजी से मूव करे, स्पीड बढ़ी तो डाउन वॉश बढ़ा, डाउन वॉश बढ़ा तो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पे हमारा डाउनवर्ड फोर्स भी बढ़ जाएगा। सो इसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो एयरक्राफ्ट का एंगल ऑफ अटैक है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंगल ऑफ अटैक रिड्यूस हो जाएगा तो ड्रैग भी रिड्यूस हो जाएगा। ड्रैग रिड्यूस हो जाएगा तो इससे क्या होगा, मेरा एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ने लगेगी। अब जब एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ने लगेगी तो डाउनवर्ड फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पर वो वापस से बढ़ने लग जाएगा। अगर ये वापस से बढ़ने लगा यानी कि टेल को जो है, टेल अगेन पुश डाउनवर्ड यानी कि डाउनवर्ड फोर्स बढ़ रहा है, तो नोज वापस से क्लाइंबिंग एटीट्यूड में आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, वापस से मैं क्लाइंबिंग एटीट्यूड में आ गया, मतलब मेरा नोज अप टेंडेंसी आ गया। नाउ जैसे मैं क्लाइंब कंटिन्यू करूंगा, एयर जो एयर स्पीड है वो अगेन क्लाइंबिंग के दौरान एयर स्पीड अगेन डिक्रीज होने लगेगी। एयर स्पीड कम होगी तो डाउनवर्ड फोर्स जो है टेल पे वो भी कम होने लगेगा। अब ये जब वापस से कम होने लगेगा तो अभी क्या है, इस केस में एयरक्राफ्ट मेरा डायनेमिक स्टेबल है। डायनेमिक स्टेबल है मतलब ऑसिलेशन रिड्यूसिंग होंगे, ऑसिलेशन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे, तो नोज का जो नोज डाउन मूवमेंट होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। नोज का मूवमेंट जब इतना डाउन, मतलब नोज डाउन का जो मूवमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब जो मेरी डाइविंग की टेंडेंसी होगी वो भी मेरी
इतनी तेज़ नहीं होगी। और इसी की वजह से अब मैं जो क्लाइंब करूँगा, यानी कि जब मेरा वापस से ये क्लाइंबिंग मोड में आएगा धीरे धीरे, तो इस समय क्लाइंबिंग भी मेरी ज़्यादा है मतलब तेज़ या स्टीप नहीं होगी। तो आफ्टर सेवरल, इस स्लाइड में बोलता है आफ्टर सेवरल ऑफ दीज डिमिनिशिंग ऑसिलेशन इन विच द नोज अल्टरनेटरी राइजेस, नोज एक बार राइज हो रहा है यानी कि क्लाइंबिंग में जा रहा है, एक बार डाइविंग में जा रहा है, the aircraft finally settled down to a speed at which the downward force on the tail exactly counteract the tendency of the aircraft to dive। अब क्या है, क्योंकि ये बार बार क्या हो रहा है, इसमें एक बार नीचे जा रहा है नोज, एक बार ऊपर आ रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, एक फाइनली एक ऐसी स्पीड आएगी जिस पे जो डाउनवर्ड फोर्स है टेल पे वो एग्जैक्टली बैलेंस करेगा किस कपल को, इस लिफ्ट वेट के कपल को, यानी कि जो हमारा सीपीसीजी की वजह से मोमेंट क्रिएट हो रहा है इसको बैलेंस करेगा ये टेल वाला मोमेंट। ठीक है, टेल वाला फोर्स यानी कि जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है सीजी से टेल फोर्स का डिस्टेंस है। व्हेन दिस कंडीशन इज अटेन्ड द एयरक्राफ्ट इज वंस अगेन बैलेंस फ्लाइट एंड कंटिन्यू इन स्टेबलाइज फ्लाइट एज लॉन्ग एज दिस एल्टीट्यूड एंड एयर स्पीड आर नॉट चेंज। यानी कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एटीट्यूड पे और एयर स्पीड पे। एयर स्पीड बढ़ रही है, डाउन वॉश भी बढ़ रहा है, और डाउन वॉश बढ़ रहा है तो डाउनवर्ड जो फोर्स है हमारे टेल पे वो भी बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो बैलेंसिंग है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एक बार डाइव में जा रहा है एयरक्राफ्ट, फिर धीरे धीरे क्लाइंबिंग में जा रहा है। सिंस इट इज़ डायनेमिकली स्टेबल है, तो डायनेमिक स्टेबल होने के कारण इसके ऑसिलेशन रिड्यूसिंग वे में है। नाउ एक सिमिलर इफेक्ट अगर मैं थ्रॉटल को भी कंट्रोल करता हूँ, यानी कि थ्रॉटल को क्लोज करता हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, मतलब पावर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। जब पावर को ड्रॉप कर रहा हूँ तो देखा जाए तो डाउनवॉश जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो फोर्स है मेरा टेल फोर्स पे वो भी मतलब मेरे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को डाउन में, मतलब इतना इनफ नहीं होगा कि वो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को डाउन रखे। इट सीम्स एज इफ द फोर्स एट टी ऑन द लीवर वाल अलाउइंग द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। अब इस वजह से क्या होगा, जब हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पे वो फोर्स जो डाउनवर्ड फोर्स है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, मतलब मेरा एयरक्राफ्ट जो सीजी पे यानी कि जो लिफ्ट वेट का कपल है वो मेरे एयरक्राफ्ट को नोज डाउन टेंडेंसी प्रोवाइड करेगा। एंड दिस इज व्हाट द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज एयरक्राफ्ट इज इनहेरेंटली ट्राइंग टू रीगेन एयर स्पीड एंड रीस्टैब्लिश द प्रॉपर बैलेंस। तो ये एक डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ये कब है, मैं थ्रॉटल से भी देख रहा हूँ। अगर मैं थ्रॉटल कंट्रोल कर रहा हूँ तो उससे भी मेरा डाउनवॉश जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और इसके साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पे जो फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है, वो अगर सफिशिएंट नहीं है तो यानी कि मेरा नोज डाउन पिचिंग मोमेंट आ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट ये डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, एंड ये स्पीड को भी रीगेन करने की कोशिश कर रहा है एंड ऑल्सो प्रॉपर बैलेंस रीस्टैब्लिश कर रहा है। नाउ ये आपके पेपर में पूछा हुआ है, पावर और थ्रस्ट जो हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप थ्रस्ट या पावर बढ़ाते हो नोज अप टेंडेंसी एयरक्राफ्ट की आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसको ऑफसेट करने के लिए क्या किया जाता है, हम थ्रस्ट लाइन को ऊपर रखते हैं सीजी लाइन से। तो सीजी लाइन से अगर ऊपर रखा हमने, मतलब सीजी पॉइंट से अगर हमने ऊपर रखी लाइन जो रखा, तो क्या होगा, जो मूवमेंट मिलेगा वो नोज डाउन मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नोज डाउन मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं इवन व्हेन यू इंक्रीज द पावर, तो इट वोंट प्रोवाइड सच टाइप ऑफ इफेक्ट। तो इन दिस केस पावर और थ्रस्ट इज इंक्रीज, अ मूवमेंट इज प्रोड्यूस टू काउंटरैक्ट द डाउनलोड ऑन द टेल। तो जो डाउनलोड फोर्स क्रिएट कर रहा है वो भी नोज अप देगा, क्योंकि डाउन मतलब जो हमने टेल पे जो फोर्स मिल रहा है वो भी डाउनवर्ड है, और ये भी अगर हमें नोज डाउन देगा तो हम लोग देख सकते हैं कि वो नोज अप टेंडेंसी दे रहा है, ये नोज डाउन दे रहा है, क्योंकि टेल पे जो फोर्स क्रिएट होगा, अगर टेल पे जो फोर्स क्रिएट होगा वो नोज अप टेंडेंसी देने की कोशिश करेगा। अगर मैंने थ्रस्ट लाइन को सीजी पॉइंट से ऊपर रखा तो ये नोज डाउन टेंडेंसी देगा, तो नोज डाउन नोज अप बैलेंस हो जाएंगे, ये अपने को याद रखना है। ऑन द अदर हैंड अगर थ्रस्ट लाइन मैंने बहुत नीचे रख दी तो वो नोज अप टेंडेंसी देगा। ठीक है, तो वो नोज अप टेंडेंसी देगा, यानी कि अब अगर मैंने बोला कि थ्रस्ट लाइन यहाँ है और सीजी यहाँ है तो ये मुझे नोज अप टेंडेंसी देगा। तो यहाँ पे और जो हमारा हॉरिजॉन्टल टेल फोर्स है उस पर हमें देखना पड़ेगा किस टाइप का मूवमेंट अपने को चाहिए। कंक्लूजन क्या हुआ, सीपीसीजी का जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू द टेल फोर्स डिपेंड और डिसाइड करता है मेरे एयरक्राफ्ट की लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी। तो विद सीजी फॉरवर्ड ऑफ सीपी with an aerodynamic tail down force, the aircraft usually try to return to a safe flying safe flying attitude. तो this is how CP और CG का difference और variation with respect to the tail down force मेरा longitudinal stability को define करता है।
तो guys, this much in this video from my side. I hope I have covered each and every point related to the longitudinal stability. आप पूरा देखिए, इसको समझ में आएगा अच्छे से। आप एक बार और देखिएगा इस वीडियो को क्लियरली, आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा इस टॉपिक का। थैंक यू।